नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान विधानसभा जहां से पूरे प्रदेश में विकास का चक्र घूमता है और जनता के विकास के लिए योजनाएं लागू की जाती हैं। 1 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने सांसद विधायकों के साथ संवाद किया। बीजेपी ने विपक्ष की तरफ से लगातार लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देने के लिए बड़े स्तर पर मंथन किया। सत्ता और संगठन के इस महामंथन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय शिकायतों का नहीं बल्कि काम का है। संगठन और सरकार मिलकर सिर्फ काम पर फोकस करें। सरकार के कामों को लेकर नीचे तक कार्यकर्ता और जनता तक उस बात को लेकर जाए क्योंकि वो खुश है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने की भी जरूरत है, लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई में सत्ता और संगठन इनके बीच में अगर समन्वय हो गया तो क्या समृद्धि तक का सफर संभव है? आज बात इसी पर। 100% मुख्यमंत्री की बजट घोषणाएं पूरी हुई हैं। आने वाले भविष्य में एक अच्छा विकास आप लोगों को नजर आएगा। क्या वाकई में भविष्य की रूपरेखा का वो सांचा तैयार कर दिया गया है जिस पर अब राजस्थान आगे बढ़ते हुए विकसित राजस्थान बनेगा और वर्तमान में अगले 3 से 4 सालों के अंदर वो तमाम माइलस्टोन हासिल किए जाएंगे जो सरकार ने जनता को दिखाए? और इसके साथ क्या वाकई में विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है उनसे कैसे सदन से सड़क तक लड़ा जाए और उन मुद्दों पर जो नैरेटिव सेट हो रहा है उसमें बीजेपी अपना पक्ष रखे, जनता के बीच में जाए? क्या इस समन्वय बैठक के जरिए यह तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो गई? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़ जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी। शुरुआत राखी राठौड़ जी आपके साथ। अगर 5-10 बिंदु के अंदर समझा जाए कि भाई सत्ता और संगठन के बीच में यह समन्वय की जो बैठक है इसमें अगर कुछ माइलस्टोन बिंदु हैं तो वो क्या क्या है? देखिए, सबसे पहली जो प्राथमिकता है सरकार की वो जन कल्याण की प्राथमिकता है। अंत्योदय के नीति को लेकर के राज्य सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसका प्रॉपर क्रियान्वयन ग्राउंड लेवल पे तभी होगा जब समन्वय हो। समन्वय किसके बीच में? सरकार के बीच में, संगठन के बीच में, और हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो ग्राउंड पर लोगों के साथ रहते हैं उनके बीच में अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो निश्चित तौर पर जिस ध्येय के साथ में, जिस लक्ष्य के साथ में राजस्थान आगे बढ़ रहा है वो लक्ष्य कंप्लीट होगा। और मुझे लगता है विजेंद्र जी, ऐसे समन्वय की बैठकें लगातार होनी चाहिए, कम्युनिकेशन लगातार होना चाहिए। कैसे हम लोग 2047 तक एक विकसित राजस्थान की जो कल्पना की है उसको एक्चुअल लेवल पे ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कर सकें। चाहे पानी का क्षेत्र हो जिसमें राम जल सेतु के लिए काम हो रहा है, और आप देखिएगा कि इसी साल ईसरदा बांध का 30 अगस्त को परीक्षण होगा और इसी साल दौसा में पानी आ जाएगा, पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि 1.5 साल के अंदर हमने जिस राम जल सेतु परियोजना की परिकल्पना की थी उसको धरातल पर आप फेजेस वाइज इंप्लीमेंट होते देखेंगे। कोटा से जब पानी स्टार्ट होगा तो अलग अलग जगहों पर आता आता पानी जो है वो पूरे पूर्वी राजस्थान तक पहुंचेगा। ऐसे ही यमुना जल समझौता हो, उसके लिए भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान जैसे बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट सबमिट किया। और देखिए, इस मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि दिसंबर के अंदर हम लोग सिर्फ एक बार करके नहीं छोड़ रहे हैं, हर साल हम राइजिंग राजस्थान का एक रिव्यू करेंगे जिससे कि कितना हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आया। अब तक 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आ चुका है, जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा के लिए काम आया है। तो जिस तरह से राजस्थान की रिसोर्सेज हैं, यहाँ के जो हमारे मिनरल्स हैं, माइंस हैं, यहाँ के जो खनिज पदार्थ हैं, उसका प्रॉपर तरीके से यूज कैसे हो। हमने बेरोजगारी के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जिसमें आप देखिए विजेंद्र जी, पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट होती थी तो यहाँ पर 28%, 29%, 30% राजस्थान की बेरोजगारी दर हुआ करती थी। आज उस दर में हमने कमी ला करके एक ऐतिहासिक काम किया और 4 लाख नौकरियां 5 साल के अंदर और 6 लाख प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर हम लोगों ने नौकरी देने का वादा किया है। वो इसी तरह से इंप्लीमेंट होगा जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, मतलब यहाँ पे बिजली की व्यवस्था होगी। ब्रीफिंग थी एक तरीके की, हमने क्या क्या काम किए हैं और भाई अगर कांग्रेस या जनता कुछ पूछे तो ये बता देना। बिल्कुल नहीं,
मतलब अवेयर नहीं थे। रिव्यू तो होना चाहिए विजेंद्र जी, अवेयर सब हैं। आज राम जल सेतु जिस दिन से पहले दिन से 15 दिसंबर 2023 में भजनलाल जी ने जब शपथ ली थी, तब से राम जल सेतु की बात हो रही है। और आज मुझे खुशी है कहते हुए कि 30 अगस्त को परीक्षण होगा ईसरदा का पहला, और उसके बाद इसका ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन होगा। रेगुलर रिव्यू से क्या होता है कि काम का इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से समझना होता चाह रहा हूं, ये तो सब रूटीन प्रोसेस है जो चलते रहेंगे, रिफाइनरी भी चल रही है जी। लेकिन मेरा सवाल यह कि भाई सभी विधायकों को बुलाया गया, सांसदों को बुलाया गया, विधायक सांसद प्रत्याशियों को बुलाया गया, तो उसका कोई तो मकसद होना कि भाई अगले 2 साल 4 साल में हम ये करने वाले हैं, ये हमारा रोड मैप है। वो मैं पॉइंट जानना चाह रहा हूं। नहीं, वो रोड मैप देखिए, ये बहुत लॉन्ग टर्म योजना है। आपको लगे कि राम जल सेतु योजना जो है वो यहीं खत्म होने वाली है, लेकिन जिस जिसका क्षेत्र है, जो जो उनकी प्रॉब्लम्स है, उनको कैटेगरी वाइज सुनने के साथ में उसमें क्या बेहतर तरीके से। और मुझे लगता है कि कोई जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, इंप्लीमेंट करते करते ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम आती है, तो उसको सॉल्व करना। जैसे मुख्यमंत्री जी ने आज विधायकों को कहा कि जमीन का जो अधिग्रहण है उसमें हेल्प कीजिए, अगर हमें एक्सप्रेसवेज बनाने, अगर हमें जो राइजिंग राजस्थान के एमओयूज है उनको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना है, तो उसमें आपका सहयोग चाहिए। तो ये सहयोग और समन्वय के साथ में राजस्थान को आगे ले जाने की बात है, और जो कि बहुत अच्छा एक और अच्छा नवाचार है। मैं इसको एक अलग नजरिए से देखता हूं। अगर देश को 2047 तक विकसित होना है, इसका मतलब है कि देश के हर राज्य को विकसित होना है। अब अगर हर राज्य को विकसित होना है तो उसकी हर विधानसभा को विकसित होना है, हर लोकसभा को विकसित होना है। क्या मैं इसको इस नजर से देख सकता हूं कि भाई मुख्यमंत्री ने सबको बुला लिया है, बुलाकर पूछा कि बताइए आपके विधानसभा के अंदर किस चीज को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहां कमी है, कहां इंडस्ट्री हो सकती है, कहां एजुकेशन की प्रॉब्लम है, कहां हम रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, और उसमें आपकी भूमिका क्या हो सकती है। क्या वाकई में आपको लगता है कि हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं जिसमें 200 की 200 विधानसभा का हमारे पास आंकड़ा हो कि भाई यहां ये हो रहा है, ये हम कर सकते हैं और इसके लिए हमें ये करना होगा? बिल्कुल, ये जैसे है कि अलग अलग जिले में या विधानसभा क्षेत्र के जो है, जो समग्र विकास की बात जो और कल्पना के साथ जो किया गया है उसमें, और जो कि आपने केंद्र सरकार की या प्रधानमंत्री और जिस तरह की जो बातें करते रहे, उनको ध्यान में रखते हुए यही मतलब ये कि इम्प्लीमेंट किया गया है कि कैसे समग्र विकास हो। एक जिले को पर्टिकुलर उस प्रोडक्शन के लिए ही उसको जिम्मेदार बना दिया जाए। तो वो बड़ी एक, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे मतलब उद्योग का क्षेत्र हो, या स्मॉल स्केल का जो भी उस क्षेत्र में क्या खासियत है, कोई खनिज प्रधान क्षेत्र है, तो इन सब चीज़ों को व्यापक तौर पे उनका विकास करके उससे आगे बढ़ने की एक योजना परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए ये जो सांसदों को और विधायकों की बैठक का आयोजन समझ में आता यह है कि आप सब कुछ याद तय कर लेते हैं, क्रियान्वित भी योजना भी बन जाती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तब वह आपके मतलब वो धरातल पे उतरते हुए नजर नहीं आती वो योजना। आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिल पाता, संबंधित वर्ग को भी उसका लाभ नहीं मिल पाता। ऐसी सूरत में हम उस लाभ को पहुंचाने की स्थिति के बारे में सरकार और संगठन क्या कर रहा है, इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि संगठन तो क्या सहयोग करे और सरकार क्या सहयोग करे। आप सुझाव ले रहे हैं, सुझाव लेना बहुत अच्छा है, और समस्याएं उसका भी है समाधान, लेकिन वो हमेशा की हमेशा ये संवाद का ही माध्यम बन जाती है। क्रियान्वयन का माध्यम जब बनेगा तो इसके लिए आपको प्रशासन को सक्रिय करने की जरूरत पड़ेगी, पर्याप्त आर्थिक संसाधन जुटाने होंगे। जैसे कि आज वैश्विक जो माहौल जो बन रहा है, उस वैश्विक माहौल में भारत के सामने बहुत अनेक चुनौतियां आने वाली है। उन चुनौतियों से निपटने के लिए अब ये जिला स्तर पे मतलब विकसित करने, विकास को उभारने के लिए बहुत जरूरी है और करना भी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि हमें इन हाउस इंडस्ट्री को और ज्यादा फोकस करना चाहिए, एमएसएमई को और फोकस करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यही ये आज चूंकि मतलब आज हम विनिर्माण के क्षेत्र में जहाँ मतलब क्या कहते हैं, जहाँ थोड़ा सा हम पिछड़ रहे हैं, उसमें ज्यादा फोकस होने की जरूरत है, ताकि हमारी देश की और राजस्थान की दोनों की मतलब आर्थिक विकास और जो विकास दर है उसमें इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, और आम व्यक्ति की आय में भी मतलब क्या कहते हैं बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ठीक है राजेंद्र मेघवाल जी, क्योंकि अगर कोई सपना राजस्थान का है तो मैं व्यक्तिगत मानता हूं वो सपना आपका भी है, मेरा भी है, राखी जी का भी और महेश जी का भी, वो सबका है, क्योंकि हम सब राजस्थान है। लेकिन क्या वाकई में जो कहा जा रहा है कि भाई हमें कमी नहीं गिनानी है, हमें सिर्फ काम करना है, तो क्या हम एक हेल्दी पॉलिटिकली
डिस्कशन देख सकते हैं हम, चाहे वो विधानसभा हो, सड़क पर हो या कहीं और हो, कि जब हम उन मुद्दों को पॉइंट आउट करें जिनका वाकई में एक सॉल्यूशन हो और वो सॉल्यूशन लाया जाए? देखिए, लोकतंत्र में एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका होती है कि जनता के उन तमाम मुद्दों को वो उठाए, सड़क से लेके विधानसभा तक। तो वो मुद्दे हम लगातार उठा रहे हैं, चाहे स्मार्ट मीटर की बात हो, चाहे किसानों के लिए खाद बीज की बात हो, चाहे नहरों में पानी नहीं आने की बात हो, चाहे बिजली की समस्या की बात हो। अब देखिए, सत्ता और संगठन के तालमेल का तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी महीने भर पहले की बात है, आरएएस परीक्षा को लेकर इनके करीबन 11 मंत्री, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री शामिल थे, 40 विधायक शामिल थे और विपक्ष मतलब सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल थे। और वो वहां पे उन अभ्यर्थियों से वादा करके आए थे कि साहब हम आपकी परीक्षा को आगे बढ़ा देंगे। लेकिन हुआ क्या, वो सब आपको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी कितना संवाद अपने विधायकों से, अपने मंत्रियों से, अपने उप मुख्यमंत्रियों से करते हैं, ये पूरा का पूरा प्रदेश जानता है इस बात को अच्छी तरह से। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साहब कहा कि साहब हम सांसदों से बात कर रहे हैं, हम विधायकों से बात कर रहे हैं। अरे भाई, 11 सांसद तो विपक्ष के भी चुने हुए हैं, आपने क्या उनसे बात की? क्या वो राजस्थान के नहीं है? क्या वो राजस्थान के लिए राजस्थान के हितों की पैरवी नहीं करेंगे? क्या वो अपने क्षेत्र की या अपने राजस्थान के लिए केंद्र सरकार से कोई मांग नहीं करेंगे? भाई, आपसे अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो विपक्ष के सांसद ही प्रधानमंत्री से आंख में आंख डाल के बात करेंगे, कहेंगे कि नहीं प्रधानमंत्री जी, राजस्थान को ये चीज दीजिए। आपके सत्ताधारी पार्टी के सांसदों का हमने देखा है, चाहे 2014 की बात हो, चाहे 19 की बात हो, लगातार राजस्थान से 25 के 25 सांसद दिए थे और राजस्थान विकास ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर विकसित 2047 राजस्थान का सपना मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, 67 के विधायकों को भी और सांसदों को भी सुनिए इसमें ना, शामिल करना मैं वही चाहिए। तो कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं 67 राजस्थान में विपक्ष के विधायक भी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उसमें और भी दूसरी पार्टियों के भी हैं। तो आप उनको भी कम से कम मिला के, वो 85 के आसपास होते हैं, तो आप उनको भी बुला के करीबन उनसे चर्चा कीजिए। तो आप उनसे चर्चा नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ताधारी पार्टी को ही आप वो समझ रहे हैं कि पूरा राजस्थान है। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है महेश जी, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्योंकि अगर भाई देखिए, वाकई में अगर 2047 का सपना देख रहे हैं तो सबको पूरा करना होगा। आप मानते हैं कि राजेंद्र जी जो कह रहे हैं वो होना चाहिए? नहीं, राजेंद्र जी देखिए, विपक्ष का काम है कि वो सुझाव दे, कमियां जहां है सरकार की तरफ। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप विधायकों से और सांसदों से संवाद कर रहे हैं तो अपोजिशन के सभी करें। उनसे आपको तो निश्चित रूप से ये देखिए, लोकतंत्र में विचार प्रधान होता है और इसमें विपक्ष और सत्ता संगठन ये सब एक दावेदारी, मतलब एक सहभागी होते हैं और उस सहभागिता के लिए बहुत अच्छे सुझाव भी आते हैं विपक्ष के। विजेंद्र जी, एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। कोरोना का टाइम था जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के टाइम के अंदर सभी विपक्ष के विधायकों को भी बुला के पूछा गया कि आपके क्षेत्र की उन तमाम चीजों के, या कोरोना प्रबंधन की बात हो, चाहे सभी 200 के 200 विधायकों को 10-10 करोड़ रुपया सड़कों के लिए देने की बात हो। आज तो आपको पता है सड़कों की हालत हम किसी से छुपी नहीं है, हम सिविल लाइंस एरिया में भी उबड़ खाबड़ सड़कों पे चल रहे हैं। तो फिर प्रदेश की स्थिति का तो आपको अंदाजा ही होगा। राठौड़ जी, भाई अगर सपना एक संपूर्ण सपना है तो क्या माने कि भविष्य में यह भी होगा जो कहा जा रहा है? देखिए, सत्ता और संगठन के समन्वय की बात की शुरुआत जो है जिस तरह से राजेंद्र जी ने की, देखिए ये सत्ता और संगठन का एक उदाहरण आज जनता ने देखा और एक उदाहरण 2020 के अंदर मानेसर चले गए थे इनके अध्यक्ष, जो प्रदेश के अध्यक्ष थे, उप मुख्यमंत्री थे, वो संवाद भी देखा। और भगवान ना करे राजस्थान प्रदेश को इस तरह का सत्ता और संगठन का संवाद कहीं देखना पड़े। लगातार जिस तरह की बातें की जा रही है, आप सिर्फ देखिए विधानसभा आने वाली है, मैं तो अभी भी आप लोगों से कहती हूं कि आप आइए, विधानसभा के अंदर एक प्रॉपर डिस्कशन होगा। विधानसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां 200 के 200 विधायक बैठेंगे, एक प्रोडक्टिव किस तरह से राजस्थान को आगे लेकर जाना है इस बात को सुनिश्चित कीजिएगा। फिर आपसी गुटबाजी के चक्कर में मत जूली जी, डोटासरा जी आपस में झगड़ा वगड़ा अपशब्द कहना ऐसे मत कीजिएगा। नहीं, चिंता मुझे राजस्थान की है, चिंता मुझे राजस्थान की। आप बीच में बोलना शुरू कर दिया, देखिए इन्होंने, चिंता मुझे राजस्थान की, लेकिन जिस समन्वय की बात कर रहे हैं ना, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, आप राजेंद्र जी अगर बीच में बोलेंगे, तो हर चीज का जवाब देने को तैयार हूं, मुद्दा आपने उठाया ही नहीं कोई, एक-एक करके बोल लेते हैं। सिर्फ संवाद और समन्वय की बात की, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुंह से सत्ता के बीच में और संगठन के बीच में संवाद जो है अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। आपने कांग्रेस के विधायकों से बात नहीं की, आपने कांग्रेस के और विपक्ष के सांसदों से बात नहीं की, आपके समन्वय की पोल तो तभी खुल गई जब आपने दुर्भावना रखी और आपने सांसदों में भी भेदभाव किया, आपने विधायकों में भी भेदभाव किया। क्या हम राजस्थान की जनता से चुनकर नहीं आते क्या? मुख्यमंत्री भेदभाव क्यों करें? मुख्यमंत्री भेदभाव क्यों करें? आपने तो रिपोर्टिंग करी है कि ऐसे मुख्यमंत्री का दुर्भाग्य है हमारे राजस्थान का, ऐसे मुख्यमंत्री मिले जो लगातार
रहे हैं, वहाँ पे क्या विकास कार्य करवाए जा रहे हैं? आप बताइए, वहाँ पे आपके प्रत्याशी जाके वहाँ पे जाके जो लगातार काम कर रहा है, ये कौन सा तरीका है? लोगों के बीच में जा रहा है, और यही प्रॉब्लम है। आपसे सत्ता के समन्वय और संगठन की बात शोभा नहीं देती। आपके यहाँ सिर्फ तानाशाही चलती है, दिल्ली से पर्ची आती है, उस पर्ची के अनुसार काम चलता है। आपके यहाँ पे ना तो मंत्रियों की चलती है, ना विधायकों की चलती है, ना सांसदों की चलती है। भाई, दोनों जो रुकिए। दिल्ली से पर्ची आएगी वही होता है। दिल्ली से जो पर्ची आती है महेश जी, काम होता है। दोनों रुके भाई, दिल्ली तक तो नहीं जाएं क्योंकि हम तो राजस्थान की बात कर रहे हैं। अरे सर सुनिए ना, फिर तो आपके राष्ट्रीय एक मिनट भाई, एक मिनट, राजस्थान के ना तो मुख्यमंत्री एक मिनट, राजेंद्र जी, मंत्रियों को पता है, ना विधायकों को पता है, वो पूछ रहे चला कौन रहा है, ये पता नहीं चला कि सरकार कौन चला रहा है। राजेंद्र जी, घटना आपको याद होगी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी पूछा गया कि भाई ये फैसला कौन लेगा, तो कहाँ अलग कमान लेंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा गया। मैं वापस मुद्दे पर आ रहा हूँ, राजस्थान की बोल तो मैं वापस मुद्दे पर आ रहा हूँ। जब मुख्यमंत्री का फोन निवेशक नहीं उठाए तो क्या निवेश होगा राजस्थान में? अरे मुख्यमंत्री हर एक को कॉल कर रहे हैं, अरे तो इसीलिए हमारा परसेंटेज ज्यादा है। खुद बोले 35 लाख करोड़ में से हमने एक साल के अंदर 4.5 लाख करोड़ का निवेश कराया। दिसंबर के अंदर हम फिर रिव्यू कर रहे हैं। आपने कितनी बार रिव्यू किया? अपना रिकॉर्ड मीडिया के अंदर रिकॉर्ड आपने जब इन्वेस्टमेंट राजस्थान किया तो कितना आया रेवेन्यू वो बताइए, मुझे डेटा में बात कीजिए। आपने आखिरी साल में सारी योजनाएं लेकर आए, आखिरी साल में योजनाएं ला करके सिर्फ हवाई योजनाएं कहाँ गई? महिलाओं के मोबाइल कहाँ गए? वो अन्नपूर्णा पैकेज कहाँ गए? बाल गोपाल दूध योजना आपने सिर्फ और सिर्फ योजनाएं जो है वो मुख्यमंत्री गए वहाँ पे उनके आंसू पहुंच गए। क्या मुख्यमंत्री वहाँ गए? आखिरी साल में नहीं करते, हमने पहली साल से काम करना शुरू किया। मुझे जी राजस्थान में इस आप बताइए ना, जो बच्चे मरे उनके आंसू पहुंचे, मुख्यमंत्री एक मिनट, मुझे ध्यान नहीं है शायद, एक मिनट। महेश जी, क्या जहां बच्चों की दुखांतिका हुई थी, मुझे ध्यान नहीं है, क्या वहां कांग्रेस के तीनों टॉप लीडर, जिनको चाहे मैं अशोक गहलोत जी कहूं, सचिन पायलट कहूं, डोटासरा कहूं या फिर बाकी कहूं, क्या वो गए थे क्या वहां पर? गए थे क्या महेश जी? देखिए, क्या उस बच्चों की दुखांतिका में क्या अशोक गहलोत जी गए थे? रेड कारपेट बिछा था कोटा के अंदर, गए थे क्या? रघु शर्मा के लिए सचिन पायलट गए थे? झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, गए थे क्या? तो 4 उंगली आपकी तरफ जाएगी राजेंद्र जी। एक मिनट राजेंद्र जी, जब बच्चे मरे थे वो गए क्या मुख्यमंत्री जी? बताइए ना मेरे को। मैं अब इस पर नहीं आऊंगा। महेश जी, अरे भाई उनके मंत्री गए, पूर्व मुख्यमंत्री गए। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री गए क्या? सवाल ये आपके PCC अध्यक्ष मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, महेश शर्मा जी, मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र मैं इस पर नहीं जाता क्योंकि एक ऐसी पॉलिटिक्स है जिसमें आप अंतहीन डिबेट कर लीजिए, कुछ नहीं हासिल होगा क्योंकि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप होंगे। फिर तो सवाल यह भी होगा कि डोटासरा जी गए क्या? क्या सचिन पायलट जी गए थे? जूली जी क्यों नहीं गए? गए क्या? जूली जी भी गए थे। बोलो झूठी बात। महेश शर्मा जी, महेश शर्मा जी, क्या विधानसभा के अंदर आपको अगर नहीं पता तो ये आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपको पता नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा, मुख्यमंत्री राज्य के प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार होती तो हमारे मुख्यमंत्री जाते। आपके मुख्यमंत्री नहीं गए, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आपके प्रदेश अध्यक्ष नहीं गए, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। सत्ता में आप हैं, हम नहीं है। जनता को सब पता है, फोटो दिखा दे। जनता को सब पता है, किसको नहीं पता कि वहां कौन गया कौन नहीं गया। लेकिन महेश शर्मा जी, क्या हम ये कर सकते हैं कम से कम कि विधानसभा के अंदर, क्योंकि हमने अभी लोकसभा में देखा मिनिमम आवर्स वहां पर डिस्कशन हुआ, मिनिमम आवर्स हम राजस्थान में नजीर पेश कर सकते हैं कि भाई हम कुछ भी करेंगे, सवाल भी उठाएंगे, दो काम नहीं करेंगे, एक बायकॉट नहीं करेंगे और एक सदन को स्थगित नहीं होने देंगे। क्या ये सामूहिक जिम्मेदारी नहीं बनती सबकी? आज स्थिति ये है कि कोई सा भी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ये वगैरह ज्यादातर जो समय है वो हंगामा और शोरगुल से जा रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं है बिल्कुल। आप ये अभी जो लोकसभा और राज्यसभा का अगर देखें तो 38% उनका रिजल्ट रहा है। तो ऐसी सूरत में वो वाली स्थितियाँ राजस्थान की विधानसभा में न बने, आने वाले सत्र में ये ध्यान देने की जरूरत है। राजेंद्र प्रोग्राम को चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है, जिम्मेदारी केंद्र सरकार हो, हम तो झगड़ा करेंगे। अल्लाह आपका तो यही खुल गई, जनता का पैसा बर्बाद हो, हम तो करेंगे, हम तो चिल्लाएंगे। देख लिया लोकसभा में जो वहां पे राहुल गांधी करेंगे वो यहाँ करेंगे। ये लोग करिए, कुछ नहीं करिए। एक मिनट राजेंद्र जी, मैं देखिए बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं। एक मिनट राजेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट राजेंद्र जी,
भाई विधानसभा आगे, एक मिनट सर, भाई विधानसभा शुरू होनी है। 2019 में कहा था आपने, हम लोग तो रेगुलर करेंगे, वन स्टेट वन इलेक्शन। मैं कितने, एक मिनट राजन जी मत जाइए भाई, मैं कितने मुख्यमंत्री गिनाऊं कांग्रेस के जो अचानक दिल्ली से ही आ गए, कितने गिनाऊं सर? छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूं विधानसभा चलनी है अभी। क्या ये तय हो सकता है कि भाई हम, ये तो हो सकता है ना भाई, मैथ के पेपर के अंदर अंग्रेजी का जवाब नहीं दिया जा सकता, हिंदी में संस्कृत का नहीं दिया जा सकता, तो अगर किसी एक इशू के लिए कुछ आवर्स निर्धारित होते हैं तो क्या ये मिलकर बैठकर बात हो सकती है कि उस आवर्स के अंदर उस इशू के अलावा किसी इशू पर बातचीत नहीं करेंगे, हंगामा नहीं करेंगे? ये संभव है या ये भी संभव नहीं? कहा ना कि सत्ताधारी पार्टी की अरे सर कमाल कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार तय करती है कि विपक्ष कैसा व्यवहार करेगा। सरकार का अगर रवैया अड़ियल है तो विपक्ष को भी तरीका आता है। आप समझिए, हम समन्वय के साथ हैं, हम चाहते हैं कि सरकार चुनाव करवाए, चाहे पंचायतों को, चाहे निकाय को, चाहे छात्र संघ को, प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो, उसमें चर्चा हो। हम चाहते हैं राजेंद्र जी शुक्रिया, और मैं आपका भी बहुत शुक्रिया। समन्वय होना चाहिए, समन्वय सत्ता और संगठन के बीच भी होना चाहिए और जनता के बीच भी होना चाहिए और विधानसभा के अंदर भी होना चाहिए। लेकिन इस बार क्या आप भी ये सोच सकते हैं और सोचिए, सपना देखिए कि हमारी विधानसभा के अंदर हम 100% आवर्स को सिर्फ डिस्कशन में देखें, हेल्दी डिस्कशन। आप सपना देखिए कि हम किसी एक मुद्दे पर निर्धारित समय के दौरान दूसरे मुद्दे पर हंगामा ना देखें, क्योंकि आप सोचिए जरा, एक महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए वक्त निर्धारित होता है, तमाम पार्टी उस पर सहमति देती है और विधानसभा के अंदर वो नहीं होता है और उस मुद्दे पर बहस नहीं होती, और फिर क्या कहा जाता है कि बिना बहस के बिल को पास करा दिया गया। इस पर आपको ध्यान देना है और अपने नेताओं से भी पूछना है कि भाई जब इसके लिए वक्त निर्धारित हुआ तो आपने दूसरे मुद्दे पर बातचीत क्यों की? क्योंकि समन्वय जब होगा जनता, नेता, सरकार, संगठन, विपक्ष सबके बीच, तभी एक बेहतरीन फैसला होता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।